देखो आज की क्लास में हम लोग को स्टार्ट करना है कॉस्ट एनालिसिस। जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में ठीक है, हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो इनपुट को एक्वायर करने के लिए जो भी पेमेंट हमें करनी पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। सिंपल, इनपुट को एक्वायर करने के लिए जो भी हम पैसा खर्चा करते हैं वो हमारी क्या बनती है, कॉस्ट बनती है। अब जब हम इनपुट्स की बात करते हैं तो देखो सारे इनपुट्स हम मार्केट से खरीदते नहीं हैं। हम इनपुट्स दो तरीके से एक्वायर करते हैं। एक तो हम मार्केट से परचेज या हायर करते हैं कुछ इनपुट। अब जैसे लेबर है, लेबर तो आप हायर कर रहे हो ना, लेबर आपके यहाँ आ रहा है काम करने के लिए। जमीन हो सकता है आपने खरीदी हो, ठीक है। और कुछ इनपुट्स होते हैं जो आपके सेल्फ ओन्ड होते हैं। आपकी खुद की जगह थी, वो आपने ऑफिस के लिए यूज कर ली। तो हमारे जो भी इनपुट हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो हम परचेज कर रहे हैं, मार्केट से हायर कर रहे हैं, और एक हमारे सेल्फ ओन्ड इनपुट है। तो जो हम मार्केट से हायर कर रहे हैं उसके लिए हम मनी एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, हम उस पर पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो ये जो हम पैसा खर्चा करते हैं मार्केट से परचेज करने में, ये बनती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन जो हमारे खुद के इनपुट हैं तो उस पर हम कोई पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं, वो पहले से हमारे पास है। उसकी हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं। तो सेल्फ ओन्ड इनपुट की हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं। भाई इस पे हमने कोई पेमेंट तो करी नहीं, ये तो हमारे पास पहले से था। इसकी हमने एक अंदाजा लगा लिया कि भाई ये जो जमीन है इसका रेट क्या चल रहा है, तो उस रेट के हिसाब से इसका ये हमारा पैसा, इस पे अगर हम परचेज करते तो इतना पैसा खर्चा होता। तो वो हमारी कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आप पैसा खर्चा कर रहे हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट आप एक्चुअल में कोई पैसा नहीं खर्चा कर रहे हो, या आपके खुद के इनपुट हैं, बस इसकी एक क्या है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू ले रहे हो, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है इसी को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जहां आप पैसा खर्चा कर रहे हो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो जब बात आती है इकोनॉमिक कॉस्ट की, तो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है हमारी सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट होता है। अकाउंटिंग कॉस्ट सिर्फ क्या होती है, एक्सप्लिसिट होती है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, तो अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। आप सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को डिफाइन कर लो। और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, इट इज सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, अकाउंटिंग कॉस्ट सिर्फ मनी के टर्म में होती है, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होती है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हो तो इसमें मनी एक्सपेंडिचर जो इनकर कर रहे हो आप वो भी ले रहे हो, और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट भी ले रहे हो। तो ये हो गई हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। अब यहां पे देखो एक टर्म होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मिनिमम रिटर्न दैट अ प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट या ओनर्स ऑफ रिसोर्सेज एक्सपेक्ट। हमारे पास एक रिसोर्स है, हमारे पास ऑप्शन होता है कि उस रिसोर्स को हम कहां पे लगाना चाहते हैं, किस फैक्टर उसको किस तरीके से हम यूज करना चाहते हैं, किस प्रोडक्शन प्रोसेस का वो पार्ट बनेगा। जैसे कि एज अ लेबर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कहां काम करेंगे, ठीक है। तो हम जब कहीं पे अपने रिसोर्स को लगाते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, तो एक मिनिमम रिटर्न होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं फॉर द रिस्क अंडरटेकन, कि जो भी हम रिस्क ले रहे हैं उसके बदले में यार एटलीस्ट हमें इतना रुपए तो मिलना चाहिए। वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है।
तो नॉर्मल प्रॉफिट को बारे में हमेशा एक चीज याद रखो, इट इज पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये हमेशा इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट होता है। मतलब अगर हम कह रहे हैं इकोनॉमिक कॉस्ट हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट है, तो यहां पे याद रखना इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपने भाई मार्केट से खरीदा, 100 रुपए का पड़ा तो डायरेक्ट हो गया। इम्प्लिसिट कॉस्ट आप कैसे डिसाइड करते हो, आपने एस्टिमेटेड वैल्यू 90 ले ली और आपने कहा 10 रुपए का मिनिमम रिटर्न तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, तो इसमें आप ऐड कर दोगे और ये भी क्या हो जाएगा 100, तो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या हो जाएगी 200। तो इकोनॉमिक कॉस्ट का ये पार्ट होता है नॉर्मल प्रॉफिट। कहने का मतलब कि अगर एक बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहा है, मतलब जितने की चीज है उतने ही पे भेज दे, अगर उसका रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाए 5000, तो उस केस में वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि कॉस्ट में हम पहले ही कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ा के लेके चलते हैं। कॉस्ट जब हम लोग लेते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ा के लेके चलते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट भी उसका नाम है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट का। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको सिर्फ क्या याद रखनी है, डेफिनेशन, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना। सेम वे एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट की डेफिनेशन याद रखनी है, इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है। इकोनॉमिक कॉस्ट की डेफिनेशन याद रखनी है, कौन सा मनी के टर्म में हो रहा है, कौन सा मनी के टर्म में नहीं हो रहा, कौन एक्चुअल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, आपको ये चीजें सारी याद रखनी है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी थोड़ी सी स्पेलिंग होने लगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में समझो जरा क्या होता है। इसको डिफाइन कभी भी करोगे तो हमेशा याद रखना की वर्ड है इसमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये कीवर्ड है, या सैक्रिफाइस। कहने का मतलब जहां पे भी हमें चॉइस होती है, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहीं पे आती है जहां पे होती है चॉइस। अगर चॉइस नहीं है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अब हमको जॉब ऑफर आता है कंपनी ए में और कंपनी बी में। कंपनी ए हमको ऑफर दे रही है 40,000 पर मंथ की सैलरी, और कंपनी बी का जॉब ऑफर है 30,000 पर मंथ की सैलरी। और भी बहुत से ऑफर्स थे ABCDEFGH करके, हमने टॉप 2 ऑफर चूज कर लिए, टॉप 2। तो अब इसमें अगर हम ए को चूज करते हैं तो ए को चूज करने के लिए बी को हम चूज नहीं करेंगे, तो 40,000 पर मंथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी 30,000 पर मंथ। ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप जब शॉपिंग करने जाते हो, आप कई ड्रेसेस समझ में आती, फाइनली छाटे छाटे हटाते हटाते आप 2 ड्रेस पे टिक जाते हो, यार अब इन 2 शर्ट में से कौन सी शर्ट लें, तो आप किसी एक शर्ट को चूज करोगे और दूसरे को नहीं लोगे। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब ये होता कि इफ इन केस ये ए वाला ऑप्शन उसके पास नहीं होता तो फिर वो जाता बी ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन ए नहीं होता तो फिर वो किस पे जाता, बी ऑप्शन पे। ये होता है नेक्स्ट बेस्ट। तो ये कीवर्ड है, याद रखना, सिर्फ बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको नहीं बताना, नेक्स्ट बेस्ट, कि अगर ए नहीं होता तो आप बी पे जाते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन या सैक्रिफाइस। आप एक प्रोडक्ट को चूज करने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस कर लो। अब ये चीज अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ इसको रिलेट करो तो एज अ लेबर या एज एन इनपुट, आपके पास एक मशीन है या आपके पास एक जमीन है, तो आपके पास चॉइस आती है यार वहां पे फैक्ट्री बनाएं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना दें या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दें। 3 ऑप्शन आ गए ना, तो आप सब सार्ट आउट करके डिसाइड करते हो यार या तो कमर्शियल या तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी। अब उसमें आप डिसाइड करते हो नहीं, काम करते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं,
तो कमर्शियल बिल्डिंग को आपका वो नेक्स्ट बेस्ट था जिसको आपने गिव अप कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मनी के भी टर्म में हो सकता है जैसे ये, और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कमोडिटी भी हो सकता है कि हमारे पास 100 रुपीज है, उस 100 रुपीज में या तो हम 2 kg पोटैटो लेंगे या फिर हम 1 kg अनियन लेंगे मान लो। तो हमने क्या डिसाइड किया कि यार हम वो 100 रुपए 1 kg अनियन पे खर्चा करना चाहेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन क्या हो जाएगा हमारा 2 kg पोटैटो। कि इसको चूज करने के लिए हम ये 2 kg पोटैटो को क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में याद रखना, ये इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी भी हो सकता है। तो कभी कभी डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट आ जाता है। तो अकाउंटिंग एक तो इनकी डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो यही है कि अकाउंटिंग कॉस्ट सिर्फ मनी के टर्म में होता है, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मनी के टर्म में भी हो सकती है और कमोडिटी के टर्म में भी हो सकती है। ये छोटे छोटे टर्म्स है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक टर्म होता है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब ये होता है जैसे कि एक लेबर है, उसको एक 15 kg का बोरा है, वेट है जिसमें 15 kg उसका वेट है, वो सर के ऊपर लेकर एक जगह से दूसरी जगह उसको रखना है। इस तरीके से कई बोरे हैं तो वो इधर से ले जाके उधर रख रहा है, एक वो फिजिकल पेन बेयर कर रहा है, वो हो गई उसकी रियल कॉस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है इसको हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल पेन और सैक्रिफाइस होता है उसको हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। रियल कॉस्ट हम लोग उसी को कहते हैं, ठीक है। एफर्ट एंड सैक्रिफाइसेस मेड बाय ओनर्स ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, ठीक। फिर देखो एक होती है एक्सटर्नल कॉस्ट और एक होती है सोशल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट को समझते हैं, ठीक है। एक प्राइवेट कॉस्ट भी होती है, ये हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं, एक प्राइवेट कॉस्ट भी होती है। फॉर एग्जांपल एक स्मोकर, वो स्मोक करता है, तो ये सबको पता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप स्मोक कर रहे हो, ठीक है, उससे आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। प्राइवेट कॉस्ट, क्योंकि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो और आप वो कॉस्ट बेयर करोगे। ये मनी के भी टर्म में भी हो सकता है कि आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें आपका जो पैसा खर्चा हो रहा है वो प्राइवेट कॉस्ट। व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट? एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब है कि हमारे एक्शन की वजह से वो लोग सफर करते हैं जब जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट, जो एक नॉन स्मोकर है जो मेरे बगल में बैठा हुआ है, बट क्योंकि बगल में बैठा हम स्मोक कर रहे हैं, वो धुआं उसको भी इफेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, जिसे हम लोग पैसिव स्मोकर कहते हैं। तो वो एक्सटर्नल कॉस्ट है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट वो भी बियर कर रहा है। और सोशल कॉस्ट होती है आपकी एक्सटर्नल प्लस प्राइवेट कॉस्ट, ओवरऑल जो सोसाइटी बियर करती है वो हमारी हो जाती है सोशल कॉस्ट। क्लियर है? तो ये एक पार्ट हो गया जहां पे हम लोगों ने छोटे छोटे टर्म डिस्कस किए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। अब चैप्टर के मेन पार्ट पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि हमने बोला था कि इनपुट की मनी वैल्यू हमारी क्या बनती है, कॉस्ट बनती है। और ये पूरा चैप्टर हमारा शॉर्ट रन पे बेस्ड है, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जितना भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे वो शॉर्ट रन में ही पढ़ेंगे। तो अब जो पूरा कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, शॉर्ट रन में पढ़ना है। लॉन्ग रन में हम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ 1-2 डेफिनेशन पढ़ने वाले। तो जब हमने शॉर्ट रन समझाया था प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ बताई थी, हमारे इनपुट्स होते हैं वो 2 पार्ट में हमारे डिवाइड हो जाते हैं, फिक्स्ड इनपुट और दूसरा होता है वेरिएबल इनपुट। फिक्स इनपुट जो चेंज नहीं होते हैं, वेरिएबल इनपुट जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं। तो फिक्स इनपुट पे जो आप पैसा खर्चा करते हो वो आपकी क्या कहलाती है, फिक्स कॉस्ट।
और वेरिएबल इनपुट पे जो आप पैसा खर्चा करते हो वो आपकी क्या कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट। मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, या जिसे हम टोटल फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। और मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। और जब हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं तो टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो आप फिक्स कॉस्ट पे पैसा खर्चा कर रहे हो, जो आप वेरिएबल कॉस्ट पे पैसा खर्चा कर रहे हो, उसका टोटल बनता है आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो जरा, जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट डेफिनेशन सिंपल है, मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फिक्स फैक्टर्स के साथ क्या सिचुएशन होती है कि ये चेंज नहीं होते हैं। आप प्रोडक्शन करो ना करो, फिक्स इनपुट्स आपने लगा देने हैं। आपने जगह ले ली, अब आप उसका रेंट पे करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, काम स्टार्ट नहीं भी हुआ है तो भी आपने, भाई सबसे पहले आप जगह लेके वहां पूरा मशीन का सेटअप करना स्टार्ट करोगे ना। बिना जगह लिए काम कैसे स्टार्ट हो सकता है। आपने जगह ले ली, जगह लेने के बाद अब आपने वहां मशीनें लगानी स्टार्ट कर दी, सारा सेटअप हो रहा है, बिजली का सेटअप हो रहा है, पता चला ये सब होते होते में 6 महीना निकल गया। लेकिन 6 महीने तक आपको रेंट तो देना पड़ेगा, काम करो चाहे ना करो, 6 महीने तक आपको रेंट देना है। तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। अभी देखो यहाँ पे क्या, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो भी फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हो। तो अगर आपका आउटपुट 0 भी है, याद रखना, आउटपुट आपका 0 भी है तो भी फिक्स कॉस्ट 0 नहीं होती है। हमने मान लिया फिक्स कॉस्ट अगर हमारा 10 रुपीज है तो 0 पे भी 10 रहेगा। अब उसके बाद आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, आपका काम स्टार्ट होता है। तो याद रखो हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, मतलब साल भर के अंदर का पीरियड है। तो क्या जो मकान मालिक होता है, वो जो ओनर होता है, वो आके खड़ा हो जाता है आपके पास और देखता है आपका प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। वो आपसे कहता है भाई आपका प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, हमारा किराया भी बढ़ेगा। क्या ये होता है? कभी नहीं। किराया बढ़ता है कब बढ़ता है? साल भर के बाद। नॉर्मली एग्रीमेंट चलता है ना कि 11 महीने का, उसके बाद रेंट इंक्रीज करेंगे। वो एक एग्रीमेंट का सिस्टम है, आप हर 1-2 महीने पे रेंट नहीं बढ़ा सकते हो। तो कहने का मतलब शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट हमारी चेंज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब हमारे फिक्स इनपुट चेंज नहीं हो सकते हैं तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज नहीं हो सकती है। तो फिक्स कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है। फिक्स कॉस्ट क्या रहती है हमारी? कांस्टेंट रहती है, वो 0 भी नहीं होती है। ठीक है, ये कांस्टेंट होती है, इट कैन नेवर बी 0। तो आउटपुट को अगर हम इंक्रीज भी कर दें 0, 1, 2, 3, तो भी हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट 10 रहेगा। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट को ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो देखो जरा फिक्स कॉस्ट ग्राफ में कैसे आएगा। तो ये एक चीज याद रखना कि जब आप ग्राफ की बात करते हो तो अगर कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में ग्राफ हमेशा पैरेलल होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग आउटपुट शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। हमने कहा कि एक बार आपने पैसा लगा दिया 10 रुपए, तो 0 पे भी ये 10 है। अब आप जितना बढ़ा दो तो भी ये क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। तो आप कुछ भी कर लो, आपका फिक्स कॉस्ट हमेशा कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हमारा TFC कर्व है। तो TFC कर्व के बारे में हम कह सकते हैं TFC कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कुछ चीजें TFC कर्व के बारे में हमें याद रखनी पड़ेंगी। एक कि TFC हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है, TFC चेंज नहीं होता है, वो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे भी एग्जिस्ट करता है, 0 नहीं हो सकता है। TFC कर्व हमेशा क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट TVC या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। डायरेक्ट कॉस्ट क्यों होती है? क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है। जब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो आप मटेरियल खरीद के ला रहे हो, ठीक है, आप लेबर हायर कर रहे हो, लेबर्स को
पैसा दे रहे हो और काम हो रहा है। अगर काम आपका बंद हो जाएगा, आप लेबर की छुट्टी कर दोगे, पैसा फ्री में नहीं दोगे, मटेरियल नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये आउटपुट के साथ डायरेक्टली चेंज होती है, चेंजेस डायरेक्टली विद आउटपुट। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम आउटपुट को बढ़ाएंगे तो हमारा टीवीसी बढ़ेगा, अगर हम आउटपुट को कम करेंगे हमारा टीवीसी कम होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर आउटपुट जीरो हो जाएगा, आउटपुट जीरो हो जाएगा तो टीवीसी हमारा जीरो हो जाएगा। तो जीरो आउटपुट पे टीवीसी हमारा क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन टीवीसी के बारे में एक चीज याद रखनी है, हमने ये तो तुम लोग को बता दिया कि आउटपुट के बढ़ने से टीवीसी बढ़ेगा, तो आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमने अलग अलग आउटपुट के लेवल ले लिए। और एक चीज हम लोग को श्योर हो गया कि भैया अगर आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या रहेगा, 0, ठीक है। अब आपने जब आउटपुट बढ़ाया वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी, 0 से कितनी हो गई, 10। फर्दर आपने आउटपुट बढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी 18, फर्दर बढ़ाया 24, फिर बढ़ाया 28, ठीक है। फिर आपने फर्दर इसको जब इंक्रीज किया तो 34, ठीक है, 42 और फिर हो गया 52। अब देखो डेटा में हमने पॉज ले लेके दिया, बस इंक्रीज ही करना तो हम इंक्रीज करते चले जाते ना, लेकिन हम रुक के कुछ सोच रहे थे, हम बस बढ़ाते नहीं चले जा रहे थे। क्या सोच रहे थे जरा समझना, हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो इसको भी इंक्रीज करना है, ये तो होना ही है कि आउटपुट के बढ़ने से आपको वेरिएबल कॉस्ट को तो बढ़ाना ही है, लेकिन जितने भी टोटल होते हैं ना जब वो इंक्रीज होते हैं तो उनके साथ इंक्रीजिंग का रेट लग जाता है। ये एक चीज याद रखना, जितने भी टोटल होते हैं, चाहे वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो, टोटल फिक्स कॉस्ट हो या टोटल कॉस्ट हो, ठीक है, टोटल यूटिलिटी हो जाए, टोटल प्रोडक्ट हो जाए, इतने हम लोग टोटल पढ़ चुके हैं ना, अभी आगे टोटल रेवेन्यू पढ़ेंगे। तो जब भी ये टोटल इंक्रीज होते हैं इनके साथ हमेशा एक चीज लग जाता है, रेट। जितने भी टोटल होते हैं तो टोटल में कौन कौन हो गए, टोटल प्रोडक्ट, टोटल रेवेन्यू जो भी आया नहीं है, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल यूटिलिटी, टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, याद रखना अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज में हमेशा इनके साथ लगता है रेट, मतलब किस स्पीड से ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो टीएफसी तो इंक्रीज होता ही नहीं है, बात समझो, टीएफसी तो इंक्रीज होता ही नहीं है तो उसमें कोई रेट है ही नहीं। बाकी जितने भी टोटल हैं अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इनके साथ एक रेट लगता है, रेट का मतलब ये किस स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग रेट भी हो सकता है, ये डिक्रीजिंग रेट भी हो सकता है, ये कांस्टेंट रेट भी हो सकता है। तीनों में फर्क क्या है, अगर कोई चीज इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है इसका मतलब पहले अगर उसमें +10 हुआ तो अगली बार +12 होगा, उसके अगली बार +14 होगा, पहले से ज्यादा ऐड हो रहा है, तो हम कहते हैं इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, पहले से और तेजी से बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग रेट में क्या कॉन्सेप्ट आता है, जब आप बोलते हो डिक्रीजिंग रेट कि पहले अगर +10 हुआ तो उसके बाद सिर्फ +8 हुआ, फिर +6 हुआ, फिर +4 हुआ, तो इंक्रीज तो हो रहा है, 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, 6 बढ़ा, बढ़ तो रहा है, लेकिन अगर आप देखो पहले से कम बढ़ रहा है। और कांस्टेंट रेट में क्या होता है, हर बार सेम अमाउंट से बढ़ता है, हर बार 10 बढ़ रहा है, हर बार 10 ऐड ऑन हो रहा है, और इससे ग्राफ का शेप भी चेंज होता है। इंक्रीजिंग रेट वाले जो ग्राफ होते हैं ना वो इस तरीके से चलते हैं, बल्ज एक्स एक्सिस की तरफ, डिक्रीजिंग रेट वाले जो ग्राफ होते हैं ना वो इस तरीके से चलते हैं, बल्ज वाई एक्सिस की तरफ, और कांस्टेंट वाले जो ग्राफ होते हैं ना, कांस्टेंट रेट वाले, वो स्ट्रेट लाइन चलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्राफ से रिलेटेड तुम लोगों को याद रखनी है
कि जितने भी टोटल होते हैं उनमें हमेशा रेट लगता है, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट। अगर वो इंक्रीज कर रहे हैं तब इंक्रीज में, डिक्रीजिंग में रेट नहीं लगता है। अगर वो डिक्लाइन कर रहे हैं ना तो बस डिक्लाइन करेंगे, लेकिन अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट लगेगा। तो हमने क्या बोला था कि आउटपुट के इंक्रीज होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करता है, तो अब इसमें भी रेट लगेगा। तो अगर आप रेट पे ध्यान दो तो रेट पे हमने क्या किया है कि 0 से 10 आया तो हमने +10 किया था, लेकिन 10 से जब 18 आया तो +8, +6, +4, फिर इसके बाद देखो क्या हो रहा है, +6, +8, +10, विच मीन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ कि देखो यहां से यहां तक, ठीक है, 0 से 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक आउटपुट, जब आपने आउटपुट 0 से लेके 4 तक किया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो इंक्रीज हुआ है उसे बोलते हैं इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। क्यों? पहले 10, फिर 8, फिर 6 +4, बढ़ तो रहा है। देखो यहां देखो आप, 10 से 18 हो गया, 18 से 24 हो गया, 24 से 28 हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन स्पीड उसकी स्लो हो रही है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो फिर 4 से 6, 8 और 10, तो यहां पे इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, और बाद में जाके स्पीड बढ़ जाती है और बहुत तेजी से बढ़ता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्या चल रहा है कि हमने कहा आउटपुट के इंक्रीज होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, बट उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा। टीवीसी हमने कहा चेंजेस डायरेक्टली विद आउटपुट, तो कैसे चेंज होगी? इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, but later on increases at increasing rate। ये टीवीसी के बारे में हमें याद रखना है, ये फिक्स है, इसमें हमें चेंज ही नहीं करना है। हमें इसमें काय क्यों के पीछे भागना भी नहीं है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसका एक रीजन है, उसका पूरा रीजन जो है वो प्योर मैथमेटिकल है, और ये पार्ट रिलेटेड है प्रोडक्शन फंक्शन के, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, तो ये उससे रिलेटेड है, उसके कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो इसका रीजन भी है, वो एक चीज है। बट आपको ये याद रखना है कि जब भी टीवीसी में, तो टीवीसी में ये ऐसे ही चलना है। अब इसको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो जरा देखते हैं ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो टीवीसी को। तो एक्स एक्सिस पे ऑब्वियस सी बात है आउटपुट, और वाई एक्सिस पे इस बार हम लोग क्या शो कर रहे हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कभी भी ग्राफ बनाना है, मिनिमम एक्सप्लेनेशन ग्राफ का हमेशा लिखना होता है। इन द फॉलोइंग ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस we represent output, on y axis represent total variable cost, और फिर बता देना जो ग्राफ आप बना रहे हो वो क्या है, उसका शेप बता देना है। ठीक है, तो अभी यहां देखो टीवीसी के बारे में पहली चीज तो 0 पे 0 है, तो 0 पे 0 होने का मतलब है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन सबको पता है। उसके बाद इंक्रीज तो कर रहा है, चाहे डिक्रीजिंग रेट हो चाहे इंक्रीजिंग रेट हो, इंक्रीज तो कर रहा है, क्योंकि आप देखो 0 से लेके 52 तक कंटिन्यूअसली बढ़ तो रहा है। तो जो ग्राफ बढ़ रहा है ना वो इस डायरेक्शन में जाएगा, जो ग्राफ आपका बढ़ रहा है वो इस डायरेक्शन में जाना है, ओरिजिन से इस तरह। ठीक है, थोड़ा इधर जैसे भी, लेकिन इस तरफ जाना है, बढ़ तो रहा है, बट रेट डिफर कर रहा है। जो आप यहां पे अगर चेक करो, हमने कहा था अगर इंक्रीजिंग रेट होगा तो ग्राफ का शेप ऐसे, और डिक्रीजिंग रेट में शेप ऐसे। तो यहां देखो पहले क्या चल रहा है, डिक्रीजिंग रेट, मतलब हमारा जो ग्राफ का शेप होगा वो ऐसे होगा, डिक्रीजिंग रेट, और एक टाइम के बाद आ जा रहा है इंक्रीजिंग रेट,
मतलब वो शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये बनता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें हम कह सकते हैं कि भैया यहां तक जो है डिक्रीजिंग चल रहा है, डिक्रीजिंग रेट, और यहां से इंक्रीजिंग रेट चल रहा है। ओवरऑल हम ग्राफ को के बारे में क्या बताएंगे कि टीवीसी हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। आप आउटपुट बढ़ाते चले जाओगे, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, ये ऐसे होएगा। ये आउटपुट बढ़ाओगे, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बढ़ेगी, तो आपका ग्राफ यूं जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बट ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट रेट पे नहीं है। स्ट्रेट लाइन हमेशा कौन होता है, जो कांस्टेंट रेट पे होता है। ये नॉन लीनियर बना है, क्योंकि इसमें या तो डिक्रीजिंग रेट है या तो इंक्रीजिंग रेट है, तो यहां तो दोनों ही चल रहा है, पहले डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग। ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे ख्याल से टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट सबको क्लियर होगा। एक चीज और देख लेते हैं, क्या टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट है टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक है। अब एक चीज समझो कि हमने कहा जब आउटपुट 0 हो जा रहा है तो टीवीसी 0 हो जा रहा है, बट टीएफसी तो 0 हो नहीं सकता है, टीएफसी 10 है तो 10 ही रहेगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, और आउटपुट को 0 ले लें हम, तो टीवीसी भी 0 हो जाएगा, टीएफसी को 10 ले लेंगे तो टीसी भी क्या हो जाएगा, 10। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं एट 0 आउटपुट टीएफसी इज इक्वल टू टीसी। ये कंक्लूजन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो जहां से हमारा टीएफसी स्टार्ट होगा वहीं से हमारा टीवीसी स्टार्ट होगा। तो देखो जरा ग्राफ बनाएंगे ना, यहां से हमारा टीएफसी स्टार्ट हुआ था, तो टीसी भी हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 लेवल पे दोनों क्या है, सेम है। बात समझे, इसका ये मतलब बन गया। अच्छा, लेकिन अब आप जब आउटपुट बढ़ा रहे हो, जैसे कि हम यहां पे तीनों को लिख लेते हैं, टीसी लिख दिया, टीएफसी लिख दिया और टीवीसी लिख दिया, ठीक है। टाइम, हाँ ठीक है, ये लास्ट बताएंगे आज। हमने कहा जब आउटपुट 0 था तो टीवीसी 0, ये 10 है और ये भी 10 है। अब जब आपने आउटपुट बढ़ाया तो टीवीसी बढ़ के 10 हो गया, टीएफसी तो फिक्स है 10, टीसी कितना हो गया, 10 प्लस 10 20, इन दोनों का सम बनेगा ना। जब आपने फर्दर अपना आउटपुट बढ़ाया तो ये 18 हुआ, ये तो 10 रहेगा, और ये क्या हो गया फिर 28, ठीक है। फिर आपने फर्दर आउटपुट बढ़ाया तो आपका टीवीसी हो गया मान लो 24, पिछले डेटा से हम रिलेट कर रहे हैं, जो हमने डेटा लिया था। टीएफसी फिर भी 10 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 34। फिर ये आपने 4 आउटपुट किया तो ये 28 हो गया, और ये 10 है तो ये कितना हो गया 38 हो गया। फिर जब आपने ये 28 से मेरे ख्याल से 34 हो गया था, तो ये तो 10 ही रहेगा, ये 44 हो गया था, फिर ये 42, ये 10, ये 52, ये हमने एक डेटा ले लिया, जिसमें आप ध्यान दो कि यार टीएफसी तो फिक्स है, टोटल कॉस्ट जो हमारा इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इस डेटा से जरा 2-3 चीजें हमें समझनी है। एक, कि अगर हम टीसी में से टीवीसी माइनस करेंगे तो हर बार क्या आएगा, टीएफसी आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या जो डिफरेंस है वो टोटल फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कांस्टेंट है। तो यहां से एक चीज तो समझ लो कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे की पैरेलल चलेंगी, क्योंकि उनके बीच का गैप हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है वैसे ही वैसे हमारा टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज की वजह से इंक्रीज हो रहा है ना, फिक्स कॉस्ट तो सेम है।
तो याद रखना कि इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो सेम है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से ही टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, सेम उसी मैनर में टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। समझो, पहले कितना बढ़ा 10, फिर कितना बढ़ा 8, फिर कितना बढ़ा 6, फिर कितना बढ़ा 4। यहां पे भी देखो, ये 10 बढ़ा था, ये 8 इंक्रीज हुआ था, ये 6 इंक्रीज हुआ था, ये 4 इंक्रीज हुआ था। कहने का मतलब दोनों का रेट क्या चलेगा, सेम चलेगा। जब इसका डिक्रीजिंग रेट था तो इसका भी डिक्रीजिंग रेट है, जब इसका इंक्रीजिंग रेट होगा तो इसका भी इंक्रीजिंग रेट होगा, विच मींस दोनों के ग्राफ का शेप क्या होगा, सेम होगा। दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, पहले डिक्रीजिंग रेट पे फिर इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, सिर्फ टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाएं तो टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस ओरिजिन, आउटपुट, यहां पे कॉस्ट, वाई एक्सिस। यहां कहीं से स्टार्ट होगा टोटल कॉस्ट, क्योंकि जीरो पे जीरो नहीं है, वो किसके बराबर है, टीएफसी के बराबर है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारा अगर टीएफसी ऐसे है, ठीक है, ये हमारा टीएफसी है, तो टीसी हमारा यहां से स्टार्ट होगा और शेप कैसा चलेगा, टीवीसी के जैसा चलेगा, मतलब पहले डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीजिंग रेट। टीवीसी कहां से स्टार्ट होता है, टीवीसी यहां से स्टार्ट होता है क्योंकि जीरो पे जीरो होता है, लेकिन शेप इसी के जैसा चलता है, पहले डिक्रीजिंग रेट फिर इंक्रीजिंग रेट। ये कंबाइन करके अगर बना दिया, याद रखना ये दोनों लाइन पैरेलल चलेंगी। दोनों लाइन कैसे चलेंगी, पैरेलल। रीजन क्या है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच इज कांस्टेंट, हेंस टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों का शेप सिमिलर क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, द वे वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज सिमिलरली टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज। सो दोनों का शेप क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, why TVC initially increases at decreasing rate but eventually increases at increasing rate। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, why, ये रीजन क्या है कि पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। दोनों से, टीसी के लिए भी पूछ लिया जाएगा, टोटल कॉस्ट के लिए भी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी पूछ लिया जाता है, और दोनों का सेंस सेम है, आंसर दोनों का सेम है। चाहे टोटल कॉस्ट के लिए पूछा जाए चाहे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए पूछा जाए, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। क्या आंसर है देखते हैं भाई। इसका रीजन हमने पहले भी बताया, इसका रीजन है, आप हमेशा जो स्टार्ट करोगे, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से है। लॉ में अगर स्टेज 1 याद हो तो स्टेज 1 में क्या होता है, ठीक है, स्टेज 1 में होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज या टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, मतलब हर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो जब आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, कैसे, क्यों इंक्रीज करता है, बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। तो आपका जो टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा वो इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट पे। दोनों का रेट ऑपोजिट चलेगा। टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीजिंग रेट है तो टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या चलेगा, डिक्रीजिंग रेट। और स्टेज 2 जब आता है तो वहां पे टीपी के साथ क्या हो जाता है, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट लग जाता है।
क्यों? अब आइडियल प्रपोर्शन क्रॉस हो चुका है, जो रेशियो परफेक्ट रेशियो क्रॉस हो चुका है, फिक्स फैक्टर्स को बढ़ाने की जरूरत है लेकिन आप बढ़ा नहीं रहे हो, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वहां पे डिक्रीजिंग रेट आएगा। जब प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, तब हमारा हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। अब हमारी कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। ये देखो, इसका रीजन यही है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब यहां पे इंक्रीजिंग रेट होगा तो कॉस्ट में क्या चलेगा? डिक्रीजिंग रेट। जब यहां पे डिक्रीजिंग रेट होगा कॉस्ट में क्या चलेगा? इंक्रीजिंग रेट। मैथ है ये। जब आप डेटा लेके उसको जब कैलकुलेट करोगे फिगर्स के साथ तो एकदम सेम पैटर्न आएगा। सिंपल मैथ है ये, हमें बस ये रीजन याद रखना है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और ये चीज, तो ये होता है हमारा टोटल वाला पार्ट कंप्लीट। इसके बाद आता है एवरेज, जिसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।